आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर कानपुर नगर से है। कानपुर नगर में वॉलीबॉल का दिन रात्रि राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आज गोविंद नगर विधानसभा अंतर्गत विधायक सुरेंद्र मैथानी जी द्वारा दबौली पार्क में उद्घाटन कर शुभारंभ किया गया। टूर्नामेंट के उद्घाटन के मुख्य अतिथि माननीय विधायक सुरेंद्र मैथानी ने उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को उनका उत्साहवर्धन करते हुए सबसे परिचय प्राप्त किया। फिर बच्चों का हौसला बढ़ाया और आयोजकों द्वारा नेट से फीता बांधकर लटकाए गए वॉलीबॉल को 2 नेट से फीता काटकर और साथ ही स्वयं वॉलीबॉल टूर्नामेंट की वॉलीबॉल से स्वयं एक सर्विस करके टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया है। आपको बता दें, विधायक ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों और उपस्थित दर्शकों से कहा कि मिलेनियम वॉलीबॉल क्लब द्वारा राज्य स्तरीय टूर्नामेंट की अपनी विधानसभा अंतर्गत अपनी निधि से बच्चों एवं खिलाड़ियों के लिए हित में दुर्गा मंदिर दबौली पार्क में वॉलीबॉल का मैदान बनवाकर वहां पर टूर्नामेंट प्रतिवर्ष कराने का कार्य किया जा रहा है। वरिष्ठ खिलाड़ियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी गई हैं। और साथ ही अब अगले महीने बैडमिंटन का भी टूर्नामेंट है। इसी पार्क में अपनी निधि से बनवा कर तैयार कराए हुए बैडमिंटन के कोर्ट में भी जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता कराई जाएगी। नववर्ष के आगमन पर आमजन की सुरक्षा और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने एक विशेष पहल की है। पुलिस ने क्षेत्र के होटल, लॉज, धर्मशाला संचालकों और टैक्सी ऑटो यूनियन पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कर विशेष दिशा निर्देश साझा किए और निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पुलिस ने सभी संचालकों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं और कहा है कि सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान दें। टैक्सी और ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। थाना लक्ष्मण झूला के प्रभारी भुवन चंद पुजारी ने साफ कर दिया है कि इन निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित चालक या व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। ट्रैफिक के लिए भी रूट प्लान तैयार किया जा रहा है। कृष्णा स्टोन क्रेशर परिसर में विशालकाय गड्ढा खोदकर अवैध रूप से रेती बजरी निकाले जाने और साथ ही आबादी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग और खनन विभाग टीम ने औचक निरीक्षण करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी टीम ने क्रेशर विशालकाय गड्ढे की पैमाइश करते हुए गड्ढे खोदे जाने की अनुमति मांगी थी, जिससे दोनों क्रेशर संचालक असमर्थ रहे हैं। साथ ही पूर्व में गड्ढे से संबंधित जुर्माने के बाद वर्तमान गड्ढे की खुदाई से संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने कृष्णा स्टोन क्रेशर को 3 दिनों में अभिलेख उपलब्ध कराने तक सीज कर दिया है। इसके साथ ही कृष्णा स्टोन क्रेशर के संचालक पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। वहीं प्रशासन ने ग्रामीणों की शिकायत पर क्रेशर द्वारा बिना मानकों की ध्यान में रखते हुए ध्वनि प्रदूषण फैलाने की जांच शुरू कर दी है। जिला खनन अधिकारी ताजवर सिंह नेगी ने बताया कि गड्ढे से संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई के बाद ग्रामीण ने राहत की सांस ली है।
देखिए, हमें शिकायतें मिल रही थी इसमें कि आपके पमेटा बंगर जो लाल कुआं में पड़ता है, वहाँ पे कृष्णा स्टोन इंडस्ट्री नाम का एक स्टोन क्रशर स्थापित है। तो वहाँ पे गड्ढा किया जा रहा है। तो मौके पे फिर हमने राजस्व विभाग के साथ इसमें एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया। तो मौके पे देखा गया कि हाँ, ठीक है, गड्ढा वहाँ पे मौजूद है। तो हमने इनसे पूछा कि आपके पास कोई अभिलेख है? क्योंकि परमिशन भी जारी की जाती है रिसाइकिल टैंक के नाम पे। तो मौके पे वो कोई ऐसा अभिलेख हमें दिखा नहीं पाए। तो गड्ढे की पैमाइश हो चुकी है और इसमें पूर्व में भी कुछ पेनल्टीज़ लग रखी है। तो उसी का हम मिलान करके एक बार इसमें देखेंगे कि इससे पहले अगर इसी गड्ढे पे पेनल्टी लगी है, उसके अतिरिक्त इनके द्वारा कितना खोदा गया है, या अगर इनके पास कोई ऐसी परमिशन पहले पूर्व में भी जारी की गई है, तो उनको हमने 2-3 दिन का समय दे रखा है कि वो हमारे कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत कर दें। तब तक स्टोन क्रशर को सीज़ कर दिया गया है और उनको संचालन करने से पूर्ण तरीके से मना कर दिया गया है। आती हैं, तो ठीक है, उस पे देखा जाएगा। जो संबंधित मतलब टेक्निकल इसमें जो अपनी वो दे सकता है, राय दे सकता है कि क्या मतलब स्टोन क्रशर के थोड़ा बहुत वाइब्रेशंस तो रहती हैं, क्योंकि आपका काम चलता है, प्लांट चलता है, तो क्या वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है कि मतलब उसको मतलब वहाँ पे संचालन करने से मना कर दिया जाए? पर विभाग को इसमें पूर्व में मिल रखी थी, इनको 20 मीटर की परमिशन मिली थी, तो लेकिन वो अभी वो दिखा नहीं पा रहे हैं। अभिलेख 20 मीटर की है और मेरे ख्याल से 2-3 परमिशन इनको पहले भी मिल रखी है। लेकिन जहाँ पे हमने गड्ढा पैमाइश की, वहाँ की अभिलेख अभी ये दिखा नहीं पाए हैं। आपके गड्ढे की पैमाइश कर ली गई है, तो 2-3 दिन का हमने समय दे रखा है। अगर नहीं दिखा पाते हैं तो इस पे बहुत बड़ी इसमें कार्रवाई होगी, जुर्माना लगेगा। आपने किसी अधिकारी से मिले क्या है? ऐसा है, यह नारायणपुरम कॉलोनी जो है बहुत सुंदर कॉलोनी थी। यहाँ पर पहले भटनागर जी का वो छान लगी थी, जो केवल रेता बजरी छानता था, जिसमें के बाद ये 2011 की बात है। जबकि नियम ये कहता है कि कॉलोनी से सटे हुए कॉलोनी से 100 गज की दूरी पर स्टोन क्रशर की अनुमति दी जाती है। प्रशासन ने अनदेखी करके इसको आदेश दिया जाए कि यहाँ पर स्टोन क्रशर लगाने का आदेश दिया है, जो नियम के विरुद्ध है। फिर भी हम स्टोन क्रशर को हटाना नहीं चाहते हैं। इसके कॉलोनी से सटे हुए लगा हुआ है, इसमें प्रदूषण इतना है कि हद से बेहद। आने वाले समय में लोग इसमें दमा का बीमार भी हो सकते हैं तथा अन्य बीमारियां भी यहाँ लग सकती है। जैसे ध्वनि प्रदूषण है, हम आपसी वार्तालाप करते हैं तो हमें बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता है एक दूसरे की वार्तालाप। तो उसमें हमें जोर से बोलना पड़ता है, जिससे हमें हमारे बच्चों को भी जोर से बोलने की आदत हो गई है और हमें भी जोर से बोलने की आदत हो गई है। जो है ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जिसमें ज्यादा धूल आते हैं। जब मैं शुरू में आया था, मैंने फुलवारी लगाई थी, बहुत सुंदर फूल हो रहे थे, और इसके प्रदूषण से, इस वायु प्रदूषण से जो धूल बैठती है, यहाँ की राख बैठती है पेपर मिल की, इनके मिलाया हुआ, तो राख से वो फूल होना भी बंद हो गया है। फुलवारी में बिल्कुल फूल नहीं हो रहे हैं और ये इतने इतने बड़े गड्ढे खोद दिए हैं कॉलोनी से लगे हुए, जिसमें आने वाले समय में कॉलोनी के समस्त घर वालों को या मवेशियों को मकान गिरने की डर है और जान माल की पूरी डर है। पूरे करीबन 10-20 मुआवजे जो इसके किनारे बसे हुए हैं, बिल्कुल सटे हुए हैं, तो इनको पूरा भय है। जैसे हमने एप्लीकेशन लिखा था एसडीएम साहब के लिए, वहाँ रिसीव करके दिया है शुक्रवार को। उसके बाद उसकी प्रतिलिपि हमने डीएम साहब को भेज रखा है, कोई भी अधिकारी अभी नहीं आया। पर पूर्व में विधायक जी के पास भी गया था इस संदर्भ में, और स्टोन क्रशर के मालिक से मिला था। इससे ज्वार लगाने के लिए मैंने कहा था कि ज्वार से तुम्हारे ध्वनि प्रदूषण रुक जाएगी, तो आप ज्वार लगा दें हमारी कॉलोनी की ओर। तो इसने वो ज्वार भी नहीं लगाई, जबकि 1 महीने का इसने समय दिया था स्टोन क्रशर के मालिक ने। हम सभापति को लेके, उसमें भूतपूर्व सभापति थे हरिंदर सिंह असगोला, तो उनको लेके हम गए थे। इन्होंने कहा था कि 1 महीने में हम ज्वार लगा देंगे, और तो इनने ज्वार भी नहीं लगाई। क्या है आखिरकार पूरा? कृष्णा स्टोन क्रशर है। इससे बहुत ज़्यादा ध्वनि, वायु प्रदूषण और मकानों में ठंड, ये वाइब्रेशन हो रहा है। छोटे बच्चे भी, हम लोग भी सोने में बहुत मुश्किल होता है, और डर लग जाता है, छोटे बच्चों को डर जैसे जाते हैं। और साथ में इतना बड़ा गड्ढा कर रखा है कि जो है आने वाले समय में जो है, अगर तेज आंधी तूफान या बारिश आएगी तो मेरे मकान को भी खतरा है और मेरे प्रॉपर्टी को भी खतरा है। अधिकारी से नहीं मिला, हमने 2 महीने पहले पर्सनली उनसे मिला था। उस दिन उनका मालिक घर में नहीं था। उसके बाद एक हमने एप्लीकेशन लिखा हुआ है, और एप्लीकेशन को हम ये एसडीएम लालकुआं में दे के आए हैं, और कॉपी जो है डीएम साहब के लिए दे दी। क्या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है? फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को, 4 दिन पहले हमने अपना अर्जी दिया था लालकुआं तहसील में।
अगर इस एप्लीकेशन देने के बाद में या अर्जी देने के बाद में अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो हम फिर दोबारा अधिकारियों के साथ में मिलेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां यह यात्रा हरिद्वार के पावन तीर्थ हर की पौड़ी प्रारंभ होकर मायापुरी तक निकाली गई। आपको बता दें, शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, श्रद्धालु, सनातन प्रेमी और गौ भक्त शामिल हुए। सनातन संस्कृति और गौ रक्षा के संदेश के साथ कबीर सिंह महिला सनातनी के नेतृत्व में एक भव्य कलश यात्रा और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान गौ माता की जय और सनातन धर्म अमर रहे जैसे नारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। शोभा यात्रा के समापन के बाद कबीर सिंह और साथ ही महिला सनातनी ने एक बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर हरिद्वार से मथुरा तक भूखे प्यासे और पदयात्रा शुरू किया। गौ माता हमारी संस्कृति और आस्था का केंद्र है और जब तक गौ माता को राज्य माता का सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यह पदयात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण और धार्मिक भावना के साथ की जा रही है। समर्थकों का कहना है कि यह आंदोलन सरकार तक गौ माता के सम्मान की आवाज पहुंचाने के लिए है। अब देखना यह होगा कि इस पदयात्रा और आंदोलन का सरकार पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल हरिद्वार से मथुरा तक यह यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है। यात्रा कहाँ से कहाँ तक रहेगी, क्या उद्देश्य इस यात्रा का है? जय श्री राम सभी को। आज 16 दिसंबर 2025 से हमारी ये पदयात्रा शुरू हो रही है हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल उठाकर, और हम पहुँचेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में राम जी का एक भव्य मंदिर बना उसी तरीके से कृष्ण जी का भी एक भव्य मंदिर बने जहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि है। क्योंकि हम जब दर्शन करने जाते हैं कृष्ण जी के दर्शन करना चाहते हैं, हम दीवारों के या मज़ारों के दर्शन नहीं करना चाहते। तो इसलिए हमें एक भव्य कृष्ण जी का मंदिर चाहिए। गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है हमेशा से ही, मुझे लगता है जितने भी सनातनी हैं वो चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र हो। क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ तो एक तो मुस्लिम राष्ट्र बना और दूसरा धर्मशाला बन गया। हम नहीं चाहते हमारा देश धर्मशाला रहे, हमें हमारा देश सेकुलर नहीं चाहिए, हमें हमारा देश हिंदू राष्ट्र चाहिए, जिसमें गौ हमारी माता राष्ट्र माता हो, हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा हो। हमारे स्कूलों में कॉलेजों में हमें ग्रंथों को पढ़ाया जाए, वेदों को पढ़ाया जाए, जहाँ पर हमारे तीर्थ स्थलों पर मांस मदिरा का सेवन ना हो, ना व्यापार हो। हमारे तीर्थ स्थलों पर सभी जगह जितनी भी दुकानें हों, मंदिरों के आसपास जितने भी लोग व्यापार करते हों, वो केवल और केवल हिंदू हों। तो इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमने पिछले साल पदयात्रा की यहीं से माँ गंगा जी के प्रांगण से हमने शुरू की और हम रामेश्वरम गए इसी लक्ष्य को लेकर कि हमें हमारा देश हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये हमारी दूसरी पदयात्रा है और आप सबसे निवेदन है कि आप हमारा इसमें सहयोग ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से देखने में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी हमला होता है, गैर हिंदू उसमें शामिल होते हैं, तो ऐसा क्या लग रहा है कि क्या आपकी यात्रा का फर्क पड़ेगा या फिर देश दुनिया में हिंदू जागेगा? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में तो आज हुआ है, उससे पहले तो हमारे अपने देश में पहलगांव हमला हुआ जहां पर धर्म पूछकर गोली मार दी। आप देखिए कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हिंदू भारत में रहते हैं, और अगर भारत में ही हिंदू सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएंगे? अगर भारत में ही उनसे धर्म पूछकर गोली मार दी जाएगी तो फिर हिंदू कहाँ जाएंगे? इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, जितनी दुनिया में जितने भी हिंदू बैठे हुए हैं, कहीं से भी आप देख रहे हैं मुझे, तो आप सब हिंदू राष्ट्र की मांग कीजिए। किसी संस्था से किन्हीं से भी जुड़ जाइए, सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र की मांग कीजिए। नहीं तो इस तरह के हमले आज ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, पहले हमारे कश्मीर में आए दिन की बात थी। धारा 144 हमेशा लागू रहती थी वहाँ पर, ठीक है, धारा 370 हटी तो कुछ अच्छा हुआ वहाँ पे, लेकिन हमें पूरे देश में वैसा ही माहौल चाहिए, हिंदू और सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें माँ गंगा जी के प्रांगण में और माँ माया के प्रांगण में जो माता का आशीर्वाद लेकर अपना लक्ष्य सीधा है, ज़मीन पर चलने वाले इंसान है। और कबीर सिंह का जो एक सपना
और इस राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए इस बिटिया को मैं नमन करता हूँ। रोम रोम में राष्ट्रभक्ति और धर्म भक्ति इस बिटिया के रोम रोम में है, ऐसी बिटिया को मैं नमन करता हूँ। ये 25 दिन की शोभा यात्रा है, पैदल मार्ग रहेगा। हरिद्वार हर की पैड़ी माँ माया देवी के प्रांगण से और मथुरा तक का प्रस्थान है। 25 दिन का ये रूट रहेगा। 25 दिन तक ये बिटिया उपवास पे रहेगी, व्रत रहेगा। इस बिटिया को मैं नमन करता हूँ। पहला पड़ाव हमारा भाद्राबाद है, दूसरा पड़ाव हमारा पुरखा जी है। ये रूट बनते हुए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे सनातन प्रेमी हैं वो हमें रूट पे बता रहे हैं, इस गांव में हमारे यहाँ निवास करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारा उपदेश है कि भारत सरकार से कि जनसंख्या कानून बनाएं, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करें, जनसंख्या कानून बनाएं और हर धर्म क्षेत्र जो हमारी धर्म भूमि है, हमारे ध्वज की भूमि है, उन भूमियों से मांस और मदिरा को दूर करें, क्योंकि पवित्र नगरी कुंभ का क्षेत्र है और कुंभ की नगरी में भी चारों तरफ हमें मांस और मदिरा ने घेर रखा है। इससे भी हमें मुक्त कराएं। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे सभी सनातन प्रेमियों की रक्षा करें और सनातन प्रेमियों का जो उपदेश है, जो आपका 2014 में था, उस उपदेश को हमारे पालन कराएं। हमें वो मुद्दे सरकार अपने सदन में फैसला कर वो मुद्दों को गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे, हिंदी भाषा को राष्ट्र। हरिद्वार के भल्ला क्रिकेट स्टेडियम हरिद्वार में प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ है और साथ ही पुलिस महानिरीक्षक एसडीआरएफ निवेदिता कुकरेती द्वारा किया गया आयोजन। सचिव एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोभाल सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। एसएसपी हरिद्वार द्वारा मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। प्रतियोगिता में भाग ले रही जनपद एवं वाहिनी की टीमों ने मार्ग पास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी। हरिद्वार टीम के कप्तान द्वारा सभी खिलाड़ियों को खेल भावना और अनुशासन के साथ खेलने की शपथ दिलाई गई। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि खेल अनुशासन, टीम वर्क और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है और खिलाड़ियों को सच्ची खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने चाहिए। और साथ ही साथ हरिद्वार पुलिस की मेजबानी में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जनपदों एवं वाहिनियों की कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया है। देखिए, ये 20 टीमें हैं टोटल जो राज्य भर से इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट है। ये 14वीं इसकी जो है क्रिकेट प्रतियोगिता है और मैं आशा करती हूँ आज हरिद्वार और चमोली के बीच में पहला मैच है। इसका ये एक वो रहा है कि हम लोग स्पोर्ट्स में जो है सभी टीम्स जो हैं अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं, तो इस बार हरिद्वार क्रिकेट की मेजबानी कर रहा है जिसमें कि 20 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, थैंक यू। आज 16 तारीख से 19 तारीख के बीच अंतर प्रादेशिक क्रिकेट टूर्नामेंट हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 20 टीमें सम्मिलित की गई हैं। काफी लंबे समय के बाद ये आज जिन्होंने अभी आपको शानदार बल्लेबाजी से हुआ है और सभी से खेल भावनाओं की अभी बल्लेबाजी आपको देखने को मिली स्टार्ट हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नई खेल प्रतिभाएं हैं वो इससे निकल के बाहर आएंगी। और जैसे उत्तराखंड पुलिस में जो क्रिकेट का एक अलग से एक चाम रहा है और उत्तराखंड पुलिस क्रिकेट टीम की एक अलग से पहचान रही है, वो निश्चित तौर पे इस टूर्नामेंट से और निकलेगी और नए लड़के इसमें आके अच्छा अपना परफॉर्मेंस देंगे। हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 के बाद से वीरान पड़े आस्था पथ की अब कुंभ मेला प्रशासन ने सुध ली है। अधिकारियों ने आस्था पथ को हर की पौड़ी जैसे जोड़ने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत आस्था पथ को निकासी मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हर की पौड़ी के धनुष पुल के पास से आस्था पथ के लिए रास्ता निकाला जाएगा, जिससे लोग यहां पहुंच सकेंगे और स्नान पर्वों पर भीड़ नियंत्रण में भी आस्था पथ काम आएगा। आपको बता दें कि कुंभ मेला 2021 में करीब 20 करोड़ की लागत से आस्था पथ तैयार किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को इसका कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा था। वहीं देखरेख के अभाव में भी आस्था पथ बदहाल पड़ा हुआ था।
क्योंकि जो हमारा आस्था पथ था उसकी अप्रोच नहीं थी, जिससे कि काफ़ी श्रद्धालु और हमारे हरिद्वार के निवासी नहीं जा पाते थे। तो उसी के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया, जैसे इवैक्यूएशन प्लान भी हम लोग कह रहे हैं। बेसिकली प्लान ये है कि एक तो हम हर की पौड़ी से आस्था पथ को जोड़ेंगे, कि जो धनुष ब्रिज है हमारा उसके सामने से रास्ता ले जाते हुए हम लोग उसको आस्था पथ से के आगे से फिर हम उसे चंडी ब्रिज तक लेके जाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि एक तो कि कोई भी आदमी अगर भीड़ होती है इनके हर की पौड़ी पे, तो उसको एक रेस्क्यू की तरह, उसको एक इवैक्यूएशन की तरह देखा जाएगा। और दूसरा कि जो भी व्यक्ति वहाँ पर आ रहा है, जो हमारे घाटों पे वॉक कर रहा है, लोग काफ़ी मॉर्निंग और इवनिंग वॉक भी करते हैं, तो उनका लंबा पैच भी उनको मिल जाएगा, करीबन 7-8 किलोमीटर का टोटल हमारे जो जो ओम ब्रिज है उससे लेके अपना आस्था पथ तक। रुड़की के मंडावली गांव में बीएसएफ के जवान मुकुल बेनीवाल ने परिजनों ने अपने ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि हमारे ही परिवार के कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अनाप शनाप निराधार आरोप लगा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। बल्कि वह लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और 50 वर्ष पूर्व हुई जमीन के बंटवारे के बावजूद इनके बंटवारे में आई जमीन को भी हड़पने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी है और कोर्ट ने भी उन्हें जमीनी मामले में राहत दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह लोग समय समय पर उनको अनेकों तरीके से परेशान करने का कार्य भी करते रहे हैं और वहां पर किसी तरह का अनुचित कार्य नहीं करना चाहते हैं। और मैं 15 साल का जब बालिक हुआ तो मैं इनकी समस्या जान गया था। इन लोगों ने पूरे गांव की जमीन को आक्रमण करा। 122 बीघे मुकदमे, वीर सिंह, प्रदीप, भगत, प्रमोद, नोटी, ये ऐसे गुप्तिया चल रहे हैं। इस गांव का नाश कर दिया इन्होंने। आज भी ग्राम समाज इनके अंदर वह छुपी हुई है। जो यहाँ का प्रधान अगर सच्चा प्रधान बने तो उस प्रधान के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। अरे जो सेक्टर से नाली चलकाई, एक रजभाई से नहर से नाली लिकड़ का आई है, वह 5 कड़ी की आई। ये अपने चक में 3 कड़ी क्यों बनवा रहे और फिर आगे 5 कड़ी की बननी है? क्या है वो? शासन को झूठा बना रहे, शासन को झूठा। प्रधान सच बोल रहा तो उस पर आक्रमण कर रहे हैं, उस पर आक्रमण कर रहे हैं, प्रधान पर आक्रमण कर रहे हैं। मेरे सामने आक्रमण हुआ नाली पर, मेरे सामने आक्रमण। तो गांव के लोग इनके साथ हैं? गांव, पूरा गांव साथ। ये गरीब जनता को सता रहे। गरीब जनता हमारे जूते के तले रहा, गरीब जनता के लड़। यहाँ का प्रधान साथ में खड़ा है, कह रहा थारा विकास जो आ रहा हम देंगे। मेरा नाम सुनील कुमार है और ये हमारा जो बंटवारा हो चुका था 50 साल पहले हो चुका था। और हमारे फादर जो थे, हमारे ताऊजी थे, उनके साथ में बंटवारा हो चुका था हमारे फादर का। उसको हम जोत खा रहे थे, तो जितना हमारा हिस्सा मान लिया एनएच में गया और उससे बचा, उसी पे हमने कंस्ट्रक्शन किया, उसी पे अपना घेराव किया। जो 60 साल से हमारी डोर थी उसी पे ही हमने नींव रखी, उससे को भी छोड़ करके। तो हमने अवैध कहाँ से कब्जा ली? कोई बोलता है कर लगा जोड़ में कब्जा ली। अरे जोड़ भी पड़ा है, जोड़ ना पाओ, अपने खेत ना पाओ, पता लग जाएगा कहाँ पे अवैध निर्माण है। तुमने तो जोड़ में मकान बना रखे हैं। धीरेन्द्र कुमार का जोड़ में बना हुआ है, जो उसके वारिसान है, और वो बोल रहे हमने जोड़ कब्जा लिया। हमने तो अपनी संपत्ति अपनी पे पैमाइश करके 3-3 साल तक जब नींव रखी है। और एक जो उनके साथ में घूमते हैं सबके सब वैसे ही आरोपी है। और उसने एक ने एक्सीडेंट करवा करके अपनी घरवाली का 50 लाख रुपए का क्लेम उठा लिया। उसकी FIR तक नहीं इन्होंने दर्ज करवाई। वो वीर सिंह, भौर सिंह जो है। और बताओ कौन सा जेल नहीं गया भैया? ये दूसरे को बोलते हैं, कहने लगा को ये तो सजा याफ्ता है, फलाना है, ढिकड़ा है। क्यों? तुम कौन से दूध के धोइए? तुमने तो 10 बार जा चुके। जो आरोप आप पर लग रहा है सब गलत है। अपना हिस्सा नहीं रखेगा क्या? जो माँ बाप से विरासत मिली हुई है कौन छोड़ देगा? अब उसके बच्चा है या नहीं है, इनके लिए थोड़ा ही भाई दूसरों को लुटा देगा वो। तो इसलिए रहे क्योंकि गलत है। दूसरा उसका हिस्सा थोड़ा ही मान लोगे तुम, जब इनका हिस्सा 50 साल से बढ़ चुका और इनकी पैमाइश सब कुछ हो चुकी, तो भाई तुम दूसरे को क्यों नहीं हिस्से पर जाने दे रहे उनको? आपकी क्या मांग है? हमारी तो प्रशासन से ये है, जैसे मान लिया प्रशासन निर्णय करता आ रहा है, देहरादून से भी हमारे को जीत मिली। SDM थे आशीष जी, उन्होंने भी हमारे को ऑर्डर दिए, उनकी पत्नी को ऑर्डर करके दिए। हाई कोर्ट में गए,
हाई कोर्ट में भी इनको गलत ठहराया गया। तो और क्या चाहिए हमें? प्रशासन हमारे साथ में, प्रशासन तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रशासन ने बाकायदा हमारा साथ भी दिया है और कोई भी गलत काम नहीं किया है। हर जगह पैमाइश हमने कराई है, खड़े होकर के प्रशासन को सहयोग दिया है हमने हर काम में। कहीं भी गलत हो उंगली उठवाई। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन रोड संगठन ने चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने चकबंदी विभाग कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी करते हुए विभाग पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान यूनियन रोड संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह ने रोड ने चकबंदी विभाग को सख्त अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि कल तक इब्राहिमपुर मसाई गाँव में पैमाइश के लिए चकबंदी विभाग की टीम नहीं पहुँचती है तो संगठन 18 दिसंबर से चकबंदी अधिकारी कार्यालय पर तालाबबंदी करेगा। पदम सिंह रोड ने स्पष्ट किया है कि यदि तालाबबंदी की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, क्योंकि किसानों की बार-बार शिकायतों के बावजूद चकबंदी विभाग द्वारा पैमाइश नहीं की जा रही है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो जमीन वहाँ करीब 1800 बीघे के 1600 बीघे करीब उसे काट दे तो चाहती सरकार को, और उसका तो लड़ रहे प्रधान जी, और प्रधान जी को कोई अपनी हो जाएगी वहाँ सरकार की होगी। जो सरकार की जमीन के लिए भी एक प्रधान लड़ रहा है और उसका सपोर्ट नहीं कर रहा प्रशासन। कमाल की बात है, एक तरफ ये नुकायर है, एक हम तो जो ग्राम समाज की जमीन है उसका कब्जा मुक्त करा रहे हैं, एक भी नहीं कब्जा छोड़ वहाँ जा भी नहीं रही है। वहाँ 1800 बीघे 1600 बीघे जमीन है, इन्हें पूछो वह क्यों दबा ली भूमाफियाओं ने। तो यहाँ को हमने यह बात प्रशासन को, यहाँ के डीएम साहब को, आप 1600 बीघे तो काट दो एक ही जगह से, एक ही गाँव से, आप उसे प्रधान सहयोग कर रहे हैं, इसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। तो यह तो एक मिली भगत है इनकी। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा, अधिकारी बिल्कुल नहीं चाह रहे सरकारी भूमि निकला। यह बिल्कुल भ्रष्ट है, इन्होंने दबा रखी जाने का उनके अंदर, कब्जे करवा दिए इन पर। पैमाइश नहीं हो पा रही है, कई साल हो गए दर बदर भटक रहे हैं, क्या कारण है, क्यों नहीं सुन रहे अधिकारी? 3 साल से हम लगातार लगे हुए हैं, हमारी पैमाइश नहीं हो रही, परेशान है। गांव वाले जो जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, गांव वाले फसल नहीं बो पा रहे। क्यों नहीं बो पा रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि यार कहीं खेत हमारा किसी और बना चला, क्योंकि इन्होंने लिख के दिया हुआ कि 80% पैमाइश जो 2017 में हुई थी 80% नक्शे के खिलाफ हुई थी। अब ये पैमाइश इन्हें 1 साल लगे हो गए। डीएम साहब ने पुनः पैमाइश का आदेश कराया था, उन्होंने 20% पैमाइश करी। पीछे हमने 3 दिन पहले बहुत बड़ा गाँव में महापंचायत के अध्यक्ष जी भी वहाँ पर आए थे, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले। उस समय भी एसडीएम साहब भी वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने हम आश्वासन दिया था कि प्रधान जी लगातार रोजाना यहाँ पर आऊँगे, पर फिर भी इनकी कार्रवाई जो नहीं चली। वो कहते हैं कि चकबंदी डिपार्टमेंट भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, वो 100 नहीं, वो 101% हमें लग रहा है कि आवाकों में भ्रष्ट है जी। भाई हम तो चाहते हैं कि भाई ये सुननी चाहिए और हमारी जो इस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ ऊपर तक भी पहुँचनी चाहिए, डीएम साहब तक भी। आगामी अर्धकुंभ मेले की तैयारी के मद्देनजर ऋषिकेश की सड़कों पर वर्षों से पसरा अतिक्रमण डीएम सविन बंसल के संभावित निरीक्षण की सूचना मिलते ही रातों रात गायब हो गया। जी हां, अति व्यस्त रहने वाली त्रिवेणी घाट रोड का नजारा पूरी तरह बदल गया है, जिसने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है। बता दें कि डीएम को अर्धकुंभ मेले के संबंध में त्रिवेणी घाट और चंद्रभागा नदी का स्थलीय निरीक्षण करना था। इस सूचना ने स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। आनन फानन में डीएम ने की नजरों से बचने के लिए शहर के बाजारों की सड़कों तक फैले अतिक्रमण को हटवा दिया गया। अतिक्रमण हटने के बाद जो सड़कें हमेशा संकरी और जाम से जूझती रहती थी, वहां खुली और चौड़ी दिखाई दे रही। हालांकि व्यस्त कार्यक्रम के चलते डीएम निर्धारित समय पर त्रिवेणी घाट का निरीक्षण करने नहीं पहुंची। बावजूद इसके अतिक्रमण मुक्त हुई सड़कों को देखकर लोगों और राहगीरों के बीच एक ही चर्चा है कि यह डीएम का खौफ है। शहर में इस कार्रवाई की व्यापक सराहना हो रही है। लोगों की जुबान पर एक ही बात है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी इसी तरह नियमित रूप से दौरा करते रहें तो ऋषिकेश की सड़कों पर हमेशा के लिए अतिक्रमण मुक्त रखा जा सकता है इसे। वहीं अतिक्रमण का लोकल प्रशासन की कार्यशैली को लेकर लोगों ने कटघरे में से खड़ा कर दिया है।
ऋषिकेश शहर में ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता पर लापरवाही और गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए डीएम ने शिकायत की है। शिकायत होने के बाद बैराज कॉलोनी में कथित तौर पर अवैध रूप से की गई बिजली कनेक्शनों को काटे जाने का आरोप भी अभियंता पर लगा है। शिकायतकर्ताओं ने इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के सबूतों को मिटाने की साजिश बताया है। समाजसेवी एकांत गोयल और जितेंद्र पाल ने अवैध बिजली कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दोनों ने बैराज कॉलोनी पहुंचकर उन निवासियों से मुलाकात की है जिनके कनेक्शन काटे गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि जब वहां अवैध कनेक्शन काटने की सूचना पर कॉलोनी पहुंचे तो लाइनमैन मौके से फरार हो गए। उन्होंने यह भी कहा है कि इस दौरान अवैध कनेक्शन लेने वालों को डराया और साथ ही धमकाया गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अधिशासी अभियंता कई तरीकों से धामी सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। समाज सेवियों ने इस पूरे मामले की शिकायत डीएम से की है। डीएम ने मामले की गंभीरता देखते हुए कमेटी बनाकर जांच करने का आश्वासन दिया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है अभियंता स्वयं को जांच में पाक साबित करने के लिए सबूतों को मिटाने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर एक ज्ञापन पार्षद गणों की उपस्थिति में हमारे माध्यम से डीएम साहब को सौंपा गया, जिसमें हमने देखा कि उसकी तुरंत कार्रवाई ना हो, उसके चलते ना जाने क्यों यह डिपार्टमेंट जागा और अफरा तफरी में आज ये कनेक्शन काटने बैराज कॉलोनी या ऋषिकेश के कई क्षेत्रों में पहुंच चुका। जब जनता के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जल्दबाजी में कनेक्शन काटे जा रहे हैं और अपने कर्म कांडों को छुपाने का काम उक्त डिपार्टमेंट करने जा रहा है, तो हम वहां पर जब पहुंचे तो वैसे ही वो डिपार्टमेंट के लोग, यूपीसीएल के लोग भाग खड़े हुए। हमने देखा वहां पर कई तारे थी ऐसी हैं जो ब्लू कलर की, जिनमें कनेक्शन पड़े हुए हैं, और हमने देखा कई 100 कनेक्शन, सैकड़ों कनेक्शन वहां अवैध रूप से दिए जा रहे हैं। और वहां की जनता से हमने प्रयास किया पूछने का कि ये क्या है मामला, तो उन्होंने कई बार बताया कि हमने कई कनेक्शन अप्लाई कर चुका, लेकिन डिपार्टमेंट पैसे तो कनेक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन टेबल के नीचे से पैसे लेने का काम कर रहा है। तो कई करोड़ रुपए का राजस्व का घाटा ये अधिकारी कर रहा है। और एक जानकारी प्राप्त हुई, जो महेंद्र सिंह पूर्व ओएसडी हैं, उनके पूर्ण आशीर्वाद इस नए शक्ति सिंह जी को भी मिला हुआ है और उनके भ्रष्टाचार को छुपाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और जो महेंद्र सिंह के द्वारा बसाए गए लोग हैं, अवैध रूप से जो बसाए गए लोग हैं, उनको भी इन्होंने यूपी से क्वार्टर विदाउट अलॉटमेंट दे रखे हैं और जिसका किराया यूपीसीएल के अधिकारी वसूलने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ यूपी बिजली को लेकर, लेकिन हम जब मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कई करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान, हमारी सरकार का नुकसान, पब्लिक के पैसे का नुकसान यूपीसीएल डिपार्टमेंट करने जा रहा है, जिसके सबूत आपने देखे होंगे। और आप मैं चाहूंगा शासन प्रशासन के माध्यम से और सरकार के माध्यम से तत्काल, क्योंकि अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा गिराने का कार्य यूपीसीएल अफरा तफरी में करने जा रहा है, कल 1-2 दिन के अंदर कमेटी बनाकर इस पर जांच की जाए। उस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, इनको जेल भेजा जाना चाहिए और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को का पर्दाफाश होना चाहिए। इनकी कड़ियां कहां तक मौजूद है, उन सबका भी पर्दाफाश होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि रात को सारी तारें काटी जाए। देखिए, वही अफरा तफरी में जब 6 बजे हमें मालूम हुआ, एक महिला का फोन आया हमें कि भैया हमारा कनेक्शन कट गया है, तो हमने सुना कि हमने क्यों काटा जा रहा है, कि पता नहीं क्या हुआ है, कुछ मामला हुआ है, आइए। तो हमने जब वहां पे देखा तो वहां के जो यूपीसीएल के अधिकारी थे, उन्होंने शकल देख के हमारे वहां से भाग गए। जब हमने पूछा तो कई कनेक्शन वहां कट चुके थे। अभी भी रात को भी आप जाके देख सकते हैं कि कई लोग वहां पर अब बिना बिजली के अभी 2 घंटे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और जो कि प्रत्येक माह 2000 रुपए यूपीसीएल को अधिकारी को टेबल के नीचे से देने का काम करते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है, अगर हम पब्लिक के साथ है, पब्लिक से अगर पैसा लिया जा रहा है तो उसको सरकारी खाते में जमा कराया जाए, और 1005 रुपए लिया किसी जा रहे हैं, 500 टेम्परेरी कनेक्शन भी दिया जा सकता है। जब तक उनकी व्यवस्था नहीं होती तो उनको टेम्परेरी कनेक्शन दिया जाए, जिन्होंने आवेदन उनको टेम्परेरी कनेक्शन दिया है, और जो अलॉटमेंट है उनको पक्के तरीके से दिया है, उनको विधिक तरीके उसमें अपनाया जाना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, हमने आज सुबह माननीय डीएम साहब को एक शिकायत पत्र सौंपा एक्शन यूपीसीएल के खिलाफ, शक्ति सिंह के,
कि यहाँ पर बिजली चोरी करवा रहे हैं, ये अवैध तरीके से अलॉटमेंट करा हुआ है इन्होंने लोगों को, भारी व्यक्तियों को। जो उसके लिए हमने क्या करा, हमने अभी हमारे पास वहां से फोन आता है शाम को 6:30 बजे के आसपास कि भैया हमारी तारें, यहाँ पे बिजली की तारें काट रहे हैं बिना बताए आकर। तो हम यहाँ से इतनी देर पहुंचते देने वो 3-4 बिजली के कनेक्शन काट के भाग चुके थे वहां से लाइनमैन। और तो हमने पूछा उन लोगों से कि आप कब से रह रहे हो, तो उन्होंने कहा हम कई वर्षों से रह रहे हैं। किसी ने कहा महेंद्र सिंह को किराया दे रहे हैं, किसी ने कहा हम उसको किराया दे रहे हैं, मतलब यूपीसीएल के लोगों को वो अभी भी किराया दे रहे हैं। और किसी 3,000 है, कोई 5,000 है। और हम जब वहां मौके पर पहुंचे तो अधिकारी भाग चुके थे जब तक वहां से, जिन्होंने भी बिजली के कनेक्शन काटे हैं। और लोग इतने भयभीत थे, डरे हुए थे इन लोगों से, इस कदर डरा के गए हैं उन लोगों को कि हम तुम्हारा कमरा खाली हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम कुछ बोलोगे। इस तरह की बातें लोग वहां पे डरा धमका के गए हैं। तब भी कुछ लोगों ने वहां बताया कि हम ऐसे हम बिजली काट गए, कि भैया हमारी बिजली जुड़वा दो। बिना बिजली के आपने देखा वहां पे बिजली के बिना भी लोग अभी भी रह रहे हैं इस टाइम पर भी वहां पे। और कई घरों में अभी गौशाला चल रही है, जैसे मैंने आज सुबह डीएम साहब के सामने बात रखी, कमर्शियल एक्टिविटी यूपीसीएल के क्वार्टरों में, जो कि सरासर गलत है। टेबल के नीचे से किसी से 500 रुपए लिए जा रहे हैं, किसी से 1000 रुपए लिए जा रहे हैं। इस तरह की अवैध वसूली करने वाला डिपार्टमेंट यूपीसीएल बन चुका है। यूपीसीएल के अधिकारी जो 6 वर्ष से यहाँ पर है, क्या उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा काम हो रहा है, उनको नहीं मालूम होगा कि सरकारी क्वार्टरों में कौन लोग रह रहे हैं यूपीसीएल के अलॉटमेंट के बिना? तो ये सब जो है ये सीधी सीधी भ्रष्टाचार है, बिजली चोरी है, और इसमें कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय डीएम एसडीएम साहब से मैं निवेदन करूंगा कि इनको ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर इन पे जांच बिठाई जाए और इनको जेल भेजने का भी काम करना चाहिए। हरिद्वार स्थित आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज का शताब्दी समारोह उत्साहपूर्ण ढंग से बनाया जा रहा है। आपको बता दें, जिसके लिए हरिद्वार के बैरागी कैंप मैदान में शताब्दी नगर बसाया गया है। मंगलवार को शताब्दी नगर में कार्यक्रम के लिए प्रखर पूजा प्रज्ञा पूजन किया गया है, जिसमें हरिद्वार के डीएम, एसएसपी और तमाम साधु संत शामिल रहे हैं। जनवरी महीने में शांति कुंज के शताब्दी समारोह के अवसर पर मौके पर 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें लाखों की संख्या में शांति कुंज के साधक कार्यक्रम में जुटने के लिए उम्मीद है। आज से 99 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव ने, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक रहे, एक अद्भुत चिंतक, एक अद्भुत विचारक, एक अलौकिक साधक, जिनने 15 करोड़ लोगों के गायत्री परिवार और 5000 से ज्यादा केंद्र और 80 से ज्यादा देशों में शाखाओं की स्थापना करी, उनके द्वारा अखंड दीपक के रूप में और तप साधना के रूप में एक ज्योति प्रज्वलित की गई, जो वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष होने के साथ साथ अगले वर्ष में एक अलौकिक पायदान पर पहुंच रही है। उसके एक अविस्मरणीय अवसर पर समस्त भारत और समस्त विश्व के जो गायत्री परिजन हैं, वो यहाँ हरिद्वार की पुण्य कुंभ भूमि पर एक साथ एकत्रित हो रहे हैं। आज उसी के चरण में प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा, पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के जीवन, व्यक्तित्व, कृतित्व का प्रतिनिधि, प्रतीक और परिचायक रहा, आज उसकी प्रतिस्थापना यहाँ पर हरिद्वार के माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय एसएसपी महोदय, महर्षि अरविंद आश्रम के प्रमुख स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज और रामकृष्ण आश्रम के प्रमुख स्वामी दयामृतानंद जी के द्वारा यहाँ पर संपन्न की गई। गायत्री परिवार सभी का अहर्निश ऋणी है, जिनके इस सामूहिक संकल्प के माध्यम से आज की अभिनव शुरुआत हो पाई है। बहुत ही दिव्य भव्य कार्यक्रम है और इसकी प्रकाश, इसकी ज्योति सारे विश्व में फैल रही है, फैलेगी। ये भारत का और सारे विश्व का भविष्य है। यहाँ से एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित हो रही है जो सबके जीवन में जागेगी, सबको जगाएगी, और यही भारत का उद्देश्य है। और आज एक जीवित उसका एक यहाँ पे साक्षात प्रयोजन हो रहा है। प्रभु की कृपा है, सबको बुद्धि दे, सबको अंधकार से निकाले, सबको अज्ञान से निकाले, सबको एक ऐसी भावना पैदा करे कि हम धरती के बोझ ना रहें, धरती के लिए उपयोगी हो। और हमारी जो भारत की संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा ज्ञान है, वो सिर्फ एक ही है कि सारा विश्व एक परिवार की तरह शांति से रहे, आनंद से रहे, और
सारा विश्व जो है भारत की जो इस प्रकाश की ज्ञान को ओपन रहे और हम निस्वार्थ होकर अपने जीवन को इस कार्य में लगाएं और परमात्मा की सेवा करें, भगवान के लिए एक यंत्र बने ताकि हमारा जीवन भी साकार हो और भारत का भविष्य जो है वो। खबर हरदोई से है, जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और जिला सहकारी बैंक हरदोई के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार सिंह ने आगामी माघ मेले और साथ ही रामनगरिया कल्पवास की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को एक महत्वपूर्ण पत्र प्रेषित किया है। पत्र में उन्होंने हरदोई के बिलग्राम स्थित पौराणिक राजघाट माघ मास में जुटने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए युद्ध स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही आधारभूत ढांचे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तत्काल मांग की है। और साथ ही श्री सिंह ने अपने पत्र में राजघाट के ऐतिहासिक गौरव को उजागर करते हुए बताया कि मां गंगा की लगभग 60 किलोमीटर लंबी धारा को यह घाट सबसे अधिक पूजनीय है। यह राजघाट वह पूर्ण भूमि है जहां पुरातन काल में कन्नौज के चक्रवर्ती सम्राट महाराज हर्षवर्धन और साथ ही वीरगाथा काल के राजा लाखन जैसे प्रतापी राजाओं ने स्नान दान किया था। मान्यता है कि नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि भी यहाँ से गंगा जल लेकर जाते हैं। यहाँ लाखों लोगों के लिए मिनी प्रयागराज जैसा है। और साथ ही चूंकि माघ मास में यहाँ एक माह का कल्पवास होता है जहाँ साधु संत और श्रद्धालु गंगा किनारे निवास करते हैं। श्री अशोक कुमार सिंह ने मानवीय और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए निम्नलिखित 6 प्रमुख बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है। खबर सोनभद्र से है, जहां किराना का सामान लोड कर अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराई और साथ ही गनीमत रही कि ट्रक खाई में नहीं गिरा। चालक को पुलिस द्वारा सुरक्षित निकाला गया। हालांकि चालक को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने घायल चालक को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। ट्रक चालक किराना का सामान ट्रक पर लोड कर लुधियाना से उड़ीसा जा रहा था। मारकुंडी घाटी उतरते समय घाटी के तीसरे मोड़ पर अनियंत्रित होकर पहाड़ी से जा टकराई ट्रक। चौपन थाना क्षेत्र अंतर्गत मारकुंडी पुरानी घाटी की घटना। दिनांक 16 दिसंबर 2025 को जिला जज अमरोहा महोदय श्री विवेक कुमार CJM अमरोहा महोदय, डॉक्टर लकी और साथ ही पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद एवं जिलाधिकारी अमरोहा श्रीमती निधि गुप्ता वत्स द्वारा जिला कारागार बिजनौर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उच्चाधिकारीगण द्वारा जिला कारागार की महिला पुरुष बंदियों के अस्पताल व बैरकों को सघनता से चेक किया गया। मेस भोजन की गुणवत्ता व खेल परिसर की साफ सफाई का जायजा लेकर बीमा कैदियों को बेहतर उपचार आदि व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने हेतु संबंधित निर्देशित किया गया। तदुपरांत बंदियों से उनकी समस्याएं पूछी गई व समस्या के संबंध में संबंधित को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया और मिलाई करने आए लोगों को कोई समस्या न हो तथा कैदियों की सुरक्षा में चाक चौकस रहने हेतु जेल अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। जनपद श्रावस्ती के गिलौला ब्लॉक में OSR और OSR पोर्टल विषयक 2 दिवसीय विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही प्रशिक्षण में ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव एवं पंचायत सहायक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को OSR से संबंधित नियमों, प्रक्रिया, ऑनलाइन पोर्टल के संचालन, पंजीकरण एवं रिपोर्टिंग की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायत स्तर पर राजस्व वृद्धि, पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता को बढ़ाना रहा है और साथ ही प्रशिक्षण में अधिकारियों ने सभी प्रतिभागियों से पोर्टल का सही एवं समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। दो दिवसीय विकासखंड गिलौला में प्रशिक्षण केंद्र लगा था, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार तिवारी है, मैं मुख्य प्रशिक्षक हूँ।
विकासखंड गिलौला में 2 दिवसीय ओएसआर पोर्टल के बारे में ग्राम सभा में उसकी स्वयं की आय सृजित करने हेतु ओएसआर पोर्टल चलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया लोगों को, जिसमें पंचायत सहायक, सचिव और ग्राम प्रधान सम्मिलित थे। इस प्रशिक्षण में इनको इतना बताया गया है कि कैसे किन किन माध्यमों से आप ग्राम सभा के लिए ओएसआर संग्रहित कर सकते हैं, उसका विस्तृत ब्यौरा इनको प्रदान किया गया, जिसके माध्यम से ये अपनी ग्राम सभा में ओएसआर कलेक्ट करके अपनी ग्राम सभा को सुचारू रूप से परिचालित करने का कार्य करेंगे। घने कोहरे और शीतलहर के प्रकोप से जनजीवन प्रभावित है। विजिबिलिटी शून्य है। सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा परसा है और साथ ही वाहन चालकों को भारी दिक्कत। पछुआ हवा चलने से ठिठुरन बढ़ी और ठंड का असर तेज है। तापमान में भारी गिरावट है। लोग घरों में, दुकानों में रहने को मजबूर है। चौक चौराहों पर अलाव बना लोगों का सहारा। गरीब व राहगीर राहत के लिए जूझते नजर आए हैं। थाना माधवगंज क्षेत्र में युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक जनपद हरदोई मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया है। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को घटना के शीघ्र खुलासे, निष्पक्ष जांच और दोषी की त्वरित गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जबकि फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू से जाँच में जुटी है। प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। आज सुबह 6 बजे थाना माधवगंज के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की की डेड बॉडी जो ग्राम गुलाब नगर ढकोली मजरा है उसके ग्राम सचिवालय के आगे कचराघर के पास में झाड़ियों में पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना पुलिस, फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो डेड बॉडी है उसको पीएम के लिए भेजा गया है और पीएम जो है वो एक डॉक्टर के पैनल और वीडियोग्राफी के साथ करवाया जा रहा है। इसमें लड़की के घर वालों से वार्ता की गई और उनके द्वारा बताया गया कि लड़की कल 3 बजे घर से निकली थी घोसगंज जाने के लिए। उसके बाद रात्रि को नहीं आई। उनके द्वारा खोजा गया लेकिन कहीं सूचना नहीं दी गई और जब वो खोज रहे थे उन्हें सुबह लड़की की डेड बॉडी कचरे घर के पास में मिली। उसके बाद उनके द्वारा प्रधान को सूचना दी गई, जिसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। इसमें लड़की के जो परिजन हैं उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ सीओ के नेतृत्व में 2 टीम लगाई गई है जिससे कि घटना का जल्द से जल्द अनावरण किया जाए। खबर चंदौली से है, जहां जनपद में नहरों की सफाई को लेकर डीएम हुए सख्त। डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने नहरों का किया स्थलीय निरीक्षण। डीएम ने जनपद में हो रहे नहरों की सफाई की गुणवत्ता परखी है। डीएम ने नहरों में हो रही सिल्ट सफाई कार्य का निरीक्षण किया है और डीएम ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। किसानों को नहरों के माध्यम से टेल तक पानी पहुँचाने की कोई भी दिक्कत नहीं है और साथ ही किसानों के सिंचाई को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं की बर्दाश्त की जाएगी और किसी तरह की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन के मंशा के अनुरूप होना चाहिए काम। अभी पूरे जनपद में हम लोग नहरों की सिल्ट सफाई करवा रहे हैं। 15 नवंबर से इस कार्य को शुरू कराया गया है। करीब 350 नहरें हैं और 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की नहरें हैं जिसकी सफाई कराई जा रही है। करीब 60% काम ये पूरा हो चुका है। मैं भी आया हुआ था। काम की गुणवत्ता ठीक रहे इसके लिए हमने जनपद स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई है जो अलग अलग स्पॉट्स पे जा कर के इस चीज़ का मुआयना भी करेंगे कि वाकई में सफाई की जा रही नहीं की जा रही और यदि कहीं कोई भी कमी पाई जाती है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सीतापुर जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडा का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने अस्पताल में 45 मिनट तक जांच की। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी बेचैन दिखे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सकरन में जिलाधिकारी राजा गणपति आर अचानक पहुंच गए। उन्होंने सीएचसी का 45 मिनट तक बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लेबर रूम, एक्सरे और साथ ही वार रूम, दवा वितरण और साथ ही नेत्र कक्ष, स्टॉक रजिस्टर आदि की गहनता से निरीक्षण किया। उसके बाद प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। एक्सरे का निरीक्षण करते समय कहा कि या तो
केवल चेस्ट एक्सरे है। सभी प्रकार के एक्सरे करने के लिए मशीन उपलब्ध कराना आश्वासन दिया गया। फिर वहां पर औषधि वितरण केंद्र का निरीक्षण, साथ ही दवाओं का स्टॉक भी चेक किया गया जो कि संतोषजनक पाया गया और नेत्र कक्ष का भी अवलोकन किया गया। टीवी वार्ड भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करीब 45 मिनट तक चला। साथ ही सांडा स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक आनंद मित्र मौके पर मौजूद नहीं थे। डॉक्टर सुनील यादव, डॉक्टर रवि अवस्थी, बीएसए अखिलेश सिंह और साथ ही जयंत तिवारी, अंकित आदि लोग वहां पर मौजूद रहे। यहां से निकलकर डीएम प्राथमिक विद्यालय टेडवा कला पहुंचे, जहां कक्ष रसोई का निरीक्षण किया, जहां पर पुनीत द्विवेदी, अभिनव श्रीवास्तव, चंद्र किरण तिवारी और रिहाना सलीम अंसारी मौजूद रहे। मीडिया से जब जानकारी के लिए बात कही तो मुस्कुराते हुए कहा कि रूटीन निरीक्षण चल रहा है। भिनगा स्थित 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के तत्वाधान में सीमा चौक भरथरा के कार्यक्षेत्र अंतर्गत अबू आजमी हामिस इंटर कॉलेज परसोहना में 250 सीमावर्ती युवक और युवतियों के लिए 2 सप्ताह के भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्र की विधायक इंद्राणी वर्मा ने किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूत करते हैं और उन्हें सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए सक्षम बनाते हैं। कार्यक्रम के दौरान इससे पहले आयोजित प्रशिक्षण में शामिल 250 युवक युवतियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए, जिन्हें पाकर प्रशिक्षार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। और साथ ही एसएसबी अधिकारियों ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सीमावर्ती युवाओं को शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे देश की सेवा के लिए आगे आ सके। इस खास मौके पर प्रेरणा फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव के साथ एसएससी द्वितीय कमान अधिकारी लालेंद्र रत्नाकर व असिस्टेंट कमांडेंट ने एच नाभा चंद्रा मौजूद रहे। देखिए, 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा 12 दिवसीय प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था, जिसका प्रशिक्षण हमारी संस्था ने प्रेरणा फाउंडेशन ने दिया है। फिजिकल सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी लोगों ने करवाया, कर्मचारियों ने करवाया। 3 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 250 बच्चों को प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी गई है। प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मतलब कि भर्ती पूर्व का प्रशिक्षण। हम इसको एज ए काउंसलिंग मान सकते हैं। इनका एक काउंसलिंग किया गया कि ये अगर भर्ती में जाना चाहते हैं, किसी पोस्ट में जाना चाहते हैं, तो इनको क्या आवश्यकता होती है, कौन से तैयारियां करनी पड़ती है, फिजिकल की क्या तैयारी करनी पड़ती है, इस सब का इनका प्रशिक्षण हुआ है। और आज पुनः 250 बच्चों का जो प्रशिक्षण शुरू होना है, उसका आज ओपनिंग डे था, जिसमें माननीय विधायक का श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी मुख्य अतिथि रही, हमारे डीआईजी सर मुख्य अतिथि रहे। तो ये इसका आज का पूरा कार्यक्रम रहा है। और जो नए प्रशिक्षण शुरू होंगे वो एक मल्लीपुर में है, एक गुरदौरिया जबधा बाबा इंटर कॉलेज में है और एक जहाँ पे हम इस कैंपस में खड़े हैं अबू आजमी, इस कैंपस में होना है। ये पूरी कार्यक्रम है। इस प्रशिक्षण से बॉर्डर क्षेत्र के बच्चों को क्या लाभ मिलेगा और इसकी कोई योग्यता या निःशुल्क? नहीं, बिल्कुल ये निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं है। ये नागरिक सुरक्षा के साथ साथ नागरिक कल्याण का कार्यक्रम जो सशस्त्र सीमा बल चला रही है, ये बहुत ही सराहनीय है। इसमें कोई शुल्क नहीं है। और बॉर्डर एरिया के साथ साथ भारत सरकार के जो वाइब्रेंट विलेज हैं, वहाँ से भी कैंडिडेट को लिए गए हैं। और ये कोई हमें लगता है कि इसमें कोई फिल्टर नहीं किया गया कि नहीं कहाँ से हमें लेने हैं। जो इच्छुक बच्चे थे, एक एज ग्रुप चुना गया, उस एज ग्रुप में जो इच्छुक व्यक्ति थे, बच्चे थे, बच्चियाँ थी, उन सभी को लिया गया है। हमें लगता है कि आने वाले समय में इनको अगर भर्ती में जाना चाहते हैं तो इससे बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और इनको इसकी एक पूरी तैयारी करवाई गई। एसएसबी द्वारा भर्ती पूर्व प्रशिक्षण में आज आपकी उपस्थिति हुई है, इससे शिक्षा क्षेत्र के लोगों को क्या लाभ मिलेगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? आज 62वीं वाहिनी भिनगा के द्वारा जो सस्ते प्रमाण पत्र बांटा जाएगा बच्चों को, बच्चियों को, इससे इनको बहुत फ़ायदा होगा। अभी तो हमने देखा है जो स्मृति चिन्ह बनाए हैं बेटे, इससे इनको पूरी जानकारी प्राप्त हुई है। जो ये
प्रशिक्षण हुआ है कम से 500 बच्चों का, तो प्रशस्ति पर बांटने को मिला है। हमारे भिंडगा जनपद श्रावस्ती में बॉर्डर एरिया में जो नौजवानों को जागरूक किया गया बच्चों को, इससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो अपनी नौकरी सर्विस हो या रोजगार हो, सबकी उनको जानकारियाँ पूर्ण रूप से प्राप्त हुई है। मैं एसएसबी के सभी जवान को श्रावस्ती के अपने बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और नए साल में आशा करूंगी कि हमारे नौजवानों की भविष्य उज्जवल हो। श्रावस्ती की कोना वीरपुर मार्ग पर रविवार शाम भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, पड़ाव के पास दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में मची अफरा तफरी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में गुड़िया 27 वर्षीय, आकाश मौर्य 17 वर्षीय और साथ ही शिवम मिश्रा 32 वर्षीय शामिल है। टक्कर इतनी तेज थी कि सभी सड़क पर गिरकर घायल हो गए हैं। एम्बुलेंस ने घायलों को सीएचसी कोना पहुंचाया है। हालत गंभीर होने पर 2 घायलों को जिला अस्पताल भिंडगा रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। कहाँ रहते हो? दुलापुर पहाड़ी। क्या हुआ है? मैं आ रहा था, बहुत तेज से जा रहा था, मैं बीच कुछ साइड में स्लो चला रहा था। किस तरफ से आ रहे थे? मैं उधर से, अरे ये कौन वहाँ से आ रहा था। किस तरफ जा रहे थे? मैं खरगूपुर जा रहा था। कैसे एक्सीडेंट हुआ? अरे वो बहुत तेज आया, पूरा ठोक दिया ये। अच्छा, हाँ। कितने थे आप लोग? कितने थे? मैं मेरा छोटा था, मेरा भांजा था। अच्छा, हाँ। नाम बताओ, क्या नाम है? मेरा सुरेश मौर्य। बच्चे का क्या नाम है? आदर्श मौर्य। ये लेडीज का क्या नाम है? गुड़िया देवी। अच्छा, ठीक। घर जनपद के बिस्वा बड़े चौराहे पर गर्जा बाबा का बुलडोजर दुकानों के बाहर लगे अतिक्रमण को एसडीएम ने हटवाया। खबर सीतापुर से है, जहां डीएम के निर्देश पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान और नाले के ऊपर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाकर नगर पालिका ने अपने कब्जे में लिया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ नगर पालिका टीम की मौजूदगी में चलाया गया अभियान। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ कोतवाली के किलोमीटर संख्या 241 पर मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें सुबह सपा व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल और लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश के महासचिव अविनेश और साथ ही कुशल समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चालक को झपकी आ जाने से फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई है। कार के 100 से अधिक की स्पीड में होने का अनुमान जताया जा रहा। हादसे के बाद सुबह सपा अध्यक्ष पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी उन्नाव के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे हाईवे पर तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार किसी तरह अनियंत्रित होकर मध्य डिवाइडर पर रखे बोल्डर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के एयरबैग खुलने के बावजूद उसमें सवार 4 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई। सुपर सपा व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनपद गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन निवासी 55 वर्षीय अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र संतोष अग्रवाल अपने साथियों के साथ वहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि इसके बाद क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को एक्सप्रेस वे से हटवाकर बांगरमऊ टोला पर खड़ा कराया गया है। सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में हादसे का कारण चालक को झपकी आना माना जा रहा है। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और चकनाचूर हो गई है, जिससे घटना के समय किसी अज्ञात वाहन की टक्कर लगने के बाद वहां बोल्डर से टकराने की आशंका जताई जा रही है। व्यक्तिगत काम से लखनऊ अपना आ रहे थे, सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई है। उन्हीं का पीएम आज हो रहा है। अब उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव मोदी नगर
लेकर के सब लोग चल रहे हैं। सर आज कोई कार्यक्रम था क्या जहां अशोक अग्रवाल की जांच है? नहीं, आज कोई कार्यक्रम नहीं, ऐसे आना हुआ है? वैसे अपने व्यक्तिगत काम से आ रहे थे। आपसे मुलाकात करने जा रहे थे? वो आते रहते हैं हर हफ्ते में 4 दिन 6 दिन पे लखनऊ आते जाते रहते हैं। सर परिवार के साथ सुभाषता किस तरह से खड़ी है? पूरी तरह भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर और पूरी सरकार उनके परिवार के दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। ईश्वर से प्रार्थना हम करते हैं कि ईश्वर उनके पूरे परिवार को दुख सहने की ताकत दे। सुबह हमको सूचना मिली कि दुर्घटना हो गई, गाड़ी एक्सीडेंट कर गई है। सीओ का फ़ोन आया, बताया कि 4 लोगों की डेथ हो गई है। तो गाड़ी में झंडा था, उस झंडे के आधार पर पार्टी कार्यालय पर फ़ोन गया, तो पार्टी कार्यालय से हमको फ़ोन फिर आया दोबारा, तो वो पार्टी कार्यालय सीईओ को बताया कि नहीं ये पार्टी के नेता हैं। तो फिर यहाँ मैसेज हुआ गांव मोदी नगर, तो मोदी नगर से फिर सूचना मिली कि नहीं 4 लोग गाड़ी में गए हैं। तो गाड़ी का नंबर पूछा तो गाड़ी का नंबर बताए तो ये हुआ कि वही। सर एक सवाल और है, सोनभद्र में पंचायती राज विभाग में अकाउंटेंट था, उसने जो आज नहीं। खबर लखनऊ से है, जहां भारत व दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे चौथे मैच T20 मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम खेला जाएगा। दोनों टीम लखनऊ पहुंच चुकी हैं। इस सीरीज में भारत दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से आगे और इसीलिए मेहमान टीम सीरीज जीतने के इरादे से लखनऊ में उतरेगी, जबकि टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। लखनऊ के काना स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग मैच देखने पहुंचेंगे। ऐसे में जाम से बचने के लिए और साथ ही कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने व्यापक तैयारियां की है। यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं और भारी पुलिस को तैनात किया गया है। भारत व दक्षिण अफ्रीका के बीच कल चौथा मैच T20 मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसको लेकर जेसीपी बबलू कुमार ने बताया कि 3 एसपी रैंक के अधिकारी, 6 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी, 16 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 3 एसपी रैंक के अधिकारी, 4 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी और 10 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं। पूरा ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 100 इंस्पेक्टर, 600 सब इंस्पेक्टर और 1500 सिपाही, 7 कंपनी पीएसी भी लगाए गए हैं। कल भारत और साउथ अफ्रीका का मैच है सर, टिकाना स्टेडियम में भारी भीड़ की संभावना जताई जा रही है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? देखिए, कल 17 दिसंबर को इंडिया और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम के बीच इंटरनेशनल मैच T20 का मैच इकाना स्टेडियम में होगा और इसके संबंध में पुलिस व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था दोनों तैयार कर लिया गया है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे पुलिस व्यवस्था में 3 एसपी रैंक के अधिकारी, 6 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी और 16 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी ये लगाए गए हैं। और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए चूँकि पूरे शहर से और बाहर से भी लोग आएंगे, गाड़ियों का मूवमेंट होगा, तकरीबन 15 से 20 हज़ार गाड़ियाँ जो उस जगह पर आएंगी, तो पूरी यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था के लिए 3 एसपी रैंक के अधिकारी, 4 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी और 10 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी उसके लिए लगाए गए हैं। पूरी व्यवस्था में कुल 100 इंस्पेक्टर्स, 600 सब इंस्पेक्टर, 1500 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और 7 कंपनी पीएसी तैनात की गई है। पूरे शहर में जहाँ भी जो एरिया, जो रोड इकाना स्टेडियम की तरफ जाते हैं उसके लिए डाइवर्जन प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसको प्रकाशित भी कराया गया है और हम लोगों से अपील भी करेंगे कि उस डाइवर्जन को पालन करें ताकि जो 15,000 गाड़ियों का एक समूह जो स्टेडियम के पास आएंगे उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। स्टेडियम के चारों तरफ जो फोर्स लगे हैं वो इस मानक के लिए कि किसी भी तरह की बंदोबस्त में हम लोग तैयार रहें।
और हमारी कोशिश रहेगी कि ये पूरा जो बायलैटरल मैच है ये बहुत पब्लिक के लिए इंटरटेनिंग हो, साथ ही साथ पूरी तरह से सुरक्षित हो। और सुरक्षा के लिए कुछ चीज़ें जो है निर्देश पब्लिक के लिए भी टीम की तरफ से BCCI की तरफ से दी गई है कि जो सामान स्टेडियम में प्रतिबंधित है वो चीज़ जो है लोग लेकर नहीं आए। जो डाइवर्जन प्लान हम लोगों ने बनाए हैं उसका पालन करें। जो पार्किंग के स्थान चिन्हित किए गए हैं और जिस प्रकार से रूट डिसाइड किया गया है, अगर सभी लोग उसका पालन करेंगे तो यह पूरी व्यवस्था जनता के सभी लोगों के लिए सुगम होगी, सुरक्षित होगी और आप एक अच्छा सुखद अनुभव लेकर जाएंगे। धन्यवाद। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां चायल सभागार में लेखपाल सूर्य नारायण की सेवानिवृत्ति होने के उपलक्ष्य में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी चायल द्वारा की गई है। इस अवसर पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक सहित समस्त लेखपाल एवं तहसील कर्मचारी उपस्थित रहे। समारोह में उपस्थित वक्ताओं ने लेखपाल सूर्य नारायण के दीर्घकालीन, निष्ठावान एवं ईमानदार सेवा काल की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से लेखपाल ज्ञान सिंह, तहसील अध्यक्ष चायल दीपक सिंह और तहसील मंत्री चायल रवि सिंह, राजेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता, राजेश्वर सिंह और साथ ही निर्देशी और पद्मेश शुक्ला, प्रशांत सिंह, वंदना केशरवानी, अंजू सिंह, कंचन सिंह, पंकज सिंह सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सम्मान समारोह सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें सभी ने सेवानिवृत्ति लेखपाल के योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी है। जनपद संभल के कांशात्मक विकास खंड असमोली और गन्नौर में आपको बता दें, नीति आयोग के द्वारा निर्धारित सांकेतिक को 100% संतृप्तिकरण करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में मिशन कर्मयोगी चौपाल 1 के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, साथ साथ नीति आयोग द्वारा निर्धारित सांकेतिक जन सहभागिता के माध्यम से संतृप्तिकरण करने का कार्य किया जा रहा है। मिशन कर्मयोगी चौपाल वैन में आपको बता दें, LED के द्वारा संचालित वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्य योजना की जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है और साथ ही संचालन की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारियों, ग्राम पंचायत सचिवों आदि को ग्राम स्तर पर कार्य करने वाले समस्त कार्मिकों को उपलब्ध कराई गई है। वन के आपको बता दें, वैन के गाँव में पहुंचने पर ग्राम कुल के सदस्यों ग्रामीणों को एकत्रित कर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ नीति आयोग द्वारा निर्धारित सांकेतिक को संतृप्तिकरण कार्य करने का अधिकारियों द्वारा किए जा रहे वैन के माध्यम से ग्रामीणों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ देने की शर्तों, पात्रता, आयु सीमा, आय सीमा, आवेदन की प्रक्रिया आदि की समस्त जानकारी प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।